ओह, लगता है गलत इमेज आ गई है, बट ये इमेज तो आईफोन लवर्स के लिए है। इस इमेज को देख करके आप लोग समझ गए होंगे आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं किडनियों के बारे में, ह्यूमंस की किडनियों के बारे में कि वो कैसे फंक्शन करती हैं। माई सेल्फ वेद विश्वकर्मा। आप मेरे चैनल को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं एकेडमीसी के ही नेम से। आप हमसे टेलीग्राम से भी ऐड हो सकते हैं और आप अपने पर्सनल फीडबैक्स मेरे जीमेल पर सेंड कर सकते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है एक्सक्रीशन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं एक्सक्रीशन होता क्या है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट। बॉडी के अंदर बनने वाले जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको रिमूव करने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, उनको रिमूव करने की प्रोसेस को ही बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीशन। हम लोग जो कुछ भी लेते हैं फूड मटेरियल, वो फूड मटेरियल डाइजेस्ट होने के बाद में क्या बनते हैं, वो फूड मटेरियल डाइजेस्ट होने के बाद में मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ग्लूकोज लिया तो मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगी। अगर हम लोगों ने प्रोटीन इनटेक किया हुआ है तो मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या बनेगा, प्रोटीन के डाइजेशन पे, चूंकि प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होते हैं तो उनके डाइजेशन पर क्या मिलेगा, उनके डाइजेस्ट होने पर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होगा वो होगा अमोनिया। तो ये सारी जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको वो बॉडी के लिए कैसी हैं, वो सिर्फ बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, यानी कि वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं। तो उनका जो है टाइम टू टाइम जो है रिमूवल भी जरूरी होता है ताकि जो बॉडी का होम्योस्टैटिस है वो बना रह सके, यानी कि बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हमेशा कैसा रहे, वो जो है हमेशा कांस्टेंट रहे, उसमें कोई बदलाव ना आए। तो जितने भी हम फूड लेते हैं वो फूड मटेरियल डाइजेस्ट होने के बाद जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं उनके रिमूवल की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं गाइस, उनके रिमूवल के प्रोसेस को ही बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब बात करते हैं हम एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके से होता है और इन दोनों में ही डिफरेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं और जिनको रिमूव करने का तरीका भी क्या होता है, रिमूव करने का तरीका भी जो है अलग होता है। आप लोग खुद ही जानते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंपल होगा तो उसमें काफ़ी सिंपल ही मेटाबॉलिक वेस्ट बनेगा और अगर कोई ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें कॉम्प्लेक्स टाइप का मेटाबॉलिक वेस्ट होगा। अगर कॉम्प्लेक्स टाइप का अगर मेटाबॉलिक वेस्ट होगा तो उसको रिमूव करना भी तो जो है उसके प्रोसेस भी तो कॉम्प्लेक्स होगी। तो जितना ज़्यादा सिंपल ऑर्गेनिज्म उतना ही ज़्यादा जो है सिंपल तरीके से जो है उसमें एलिमिनेशन होता है इन मेटाबॉलिक वेस्ट का। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे, उनमें कैसे रिमूवल होता है इन मेटाबॉलिक वेस्ट का। एग्जांपल लेते हैं, एक सबसे सिंपल जो ऑर्गेनिज्म है अमीबा का। अमीबा जो होता है उसमें सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा उसमें क्या होती है, जो अमोनिया बनती है वो डायरेक्टली सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा जो है उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये जो अमीबा है उसका स्ट्रक्चर कोई डिसाइडेड नहीं होता है, इसके अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट हुआ जैसे कि CO2 और इसके अलावा जो है अमोनिया, ये सभी जो है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ही क्या हो जाएंगे, बॉडी सरफेस से जो है सराउंडिंग वाटर में चले जाएंगे। क्योंकि जितने भी सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसमें मिलते हैं, वो वाटर में मिलते हैं और जो भी वाटर में मिलते हैं तो वाटर में मिलने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से क्या एक्सक्रीट होता है, उनमें से जो है एक्सक्रीट होता है अमोनिया। अमोनिया जो होता है वो काफ़ी टॉक्सिक होता है और अमोनिया के एलिमिनेशन के लिए आप लोग खुद ही सोचिए, जो चीज़ टॉक्सिक है, जहरीली है, उसका एलिमिनेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका एलिमिनेशन करने के लिए हमें चाहिए वाटर। ये अमोनिया वाटर में बहुत ही ईजिली डिजॉल्व हो जाती है और ईजिली डिजॉल्व होने की वजह से वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा भी बाहर निकल जाती है। तो जितने भी सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो कि जिनका मीडियम क्या है, जो कि वाटर वाले मीडियम में ही रहते हैं, तो उनमें जो होता है अमोनिया के रूप में एक्सक्रीशन होता है और अमोनिया कैसे बाहर निकलती है, सिंपल डिफ्यूजन के रूप में बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। जैसे कि ह्यूमंस की बात करते हैं तो जो ह्यूमंस हो गए वो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्या होता है, जिसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। इनमें क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं किसके लिए, एक्सक्रीशन के काम के लिए। इनमें जो होता है एक्सक्रीशन के ऊपर के लिए जो है कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं,
जो कि इन मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने का काम करते हैं। इनको बाहर निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल है। जो चीज़ें हमारे लिए यूजफुल है उनको तो बॉडी ने यूज कर लिया है, और जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको फेंक देते हैं। तो ऐसे बॉडी भी क्या करती है, बॉडी भी जो है इन चीज़ों को जो है बाहर एलिमिनेट कर देती है। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स में। हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं और हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमंस में किस तरीके से जो है एक्सक्रीशन होता है। ह्यूमन में एक्सक्रीशन के लिए पहली बात तो ये है कि ह्यूमन में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या बनता है। ह्यूमन में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या बनेगा, ग्लूकोज के डाइजेशन पर बनता है CO2। ग्लूकोज के डाइजेशन पर कौन सी गैस बनेगी, ग्लूकोज के डाइजेशन पर बनेगा CO2 गैस। और प्रोटीन के डाइजेशन पर क्या बनता है, प्रोटीन के डाइजेशन पर बनता है अमोनिया। अब ये दोनों ही आपस में मिक्स होकर के क्या बनाते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ऑर्निथीन साइकिल या फिर यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया बनाते हैं। और यूरिया जो होता है वो क्या हो गया, वो बॉडी में जो ब्लड है उसके अंदर मिक्स हो जाता है। अब इस यूरिया को बाहर निकालना जो है क्या है, इस यूरिया को बाहर निकालना जरूरी होता है। और इसके अलावा जो है CO2 जो होती है वो लंग्स के जरिए भी बाहर निकाल दी जाती है। कुछ मात्रा में हम लोगों में क्या होता है, एनएरोबिक रिस्पिरेशन के थ्रू जो मसल्स होती हैं वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करती हैं। तो हम लोगों की जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि ऐसी ग्रंथियां जिनसे कि स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, उनमें से जो है उस स्वेट में क्या होता है, कुछ साल्ट होते हैं जैसे कि NaCl हो गया, इसके अलावा जो है लैक्टिक एसिड हो गया, और इसके अलावा जो है कुछ मात्रा में यूरिया भी होता है जो कि क्या होता है, पसीने के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये सारे जो है हम लोगों की बॉडी में बनने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट तरीके से बाहर निकलते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किस किस टाइप के एनिमल में किस किस टाइप का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया को सिक्रीट करते हैं। यूरिया को सिक्रीट करने वाले ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, यूरिया को सिक्रीट करने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कहलाते हैं अमोनोटेरिक। वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अमोनोटेरिक। वो कहलाते हैं अमोनोटेरिक। ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं अमोनिया। दूसरे होते हैं यूरियोटेरिक। यूरियोटेरिक क्या सिक्रीट करते हैं, यूरियोटेरिक सिक्रीट करते हैं यूरिया। और लास्ट है यूरिको, लास्ट है यूरिकोटेरिक, लास्ट है यूरिकोटेरिक। यूरिकोटेरिक क्या सिक्रीट करते हैं, यूरिकोटेरिक सिक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। ये सिक्रीट करते हैं यूरिक एसिड को। तो तीन टाइप की कैटेगरियां होती हैं, अमोनोटेरिक, यूरियोटेरिक और यूरिकोटेरिक। हम सभी लोग क्या सिक्रीट करते हैं, हम सभी लोग सिक्रीट करते हैं यूरिया। तो हम लोग किसकी कैटेगरी में आते हैं, हम सभी लोग जो है यूरियोटेरिक की कैटेगरी में आते हैं। यूरिकोटेरिक कौन होते हैं, जो कि यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक जो है, मोस्ट टॉक्सिक जो है वो है यूरिया। मोस्ट टॉक्सिक क्या है, मोस्ट टॉक्सिक है अमोनिया। और सबसे ज्यादा सबसे लीस्ट टॉक्सिक कौन सा है, सबसे लीस्ट टॉक्सिक जो है, लीस्ट टॉक्सिक जो है वो होता है यूरिक एसिड। तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक अगर अमोनिया है तो इसके एक्सक्रीशन के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। वाटर यानी कि अमोनोटेरिक एनिमल वाटर में ही मिलते हैं, वाटर में मिलने वाले ही अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकते हैं। ये अमोनिया जो है वाटर में मिक्स हो जाती है, जो कि हाईली जो है सेल्युबल है वाटर में। तो ऐसे जीव जो कि वाटर में रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल, वो कैसे होते हैं, एक्वाटिक एनिमल ही अमोनिया को सिक्रीट करने में कैपेबल है। तो वो सभी होते हैं अमोनोटेरिक, जैसे कि कई टाइप की फिशेज हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं यूरियोटेरिक, यानी कि ये जो है यूरिया जो है वो इन दोनों के बीच में है, यानी कि ये थोड़ा सा कम टॉक्सिक है और इस कम टॉक्सिक सब्सटेंस को सिक्रीट करने के लिए थोड़े अमाउंट वाटर की जरूरत होती है। तो हम सभी लोग जो होते हैं, हम सभी लोगों का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है और इसको एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है। और ऐसे जीव जो कि कैलकेरियस सेल के अंदर पहले से ही बंद है, यानी कि जिनकी स्टार्टिंग की किसके रूप में हो रही है, कैलकेरियस सेल वाले एग के रूप में हो रही है, जैसे कि कई सारे रेप्टिलियंस, कई सारे बर्ड। तो कई सारे रेप्टिलियन और बर्ड जो होते हैं वो यूरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं क्योंकि ये लीस्ट टॉक्सिक होता है और इसको सिक्रीट करने के लिए बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं। हम लोग जो है वो जो है किस कैटेगरी में आ गए हैं, हम लोग जो है
यूरियोटेलिक की कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग क्या सीक्रेट करते हैं, हम लोग जो है ऑर्निथिन, हमारे लीवर में क्या होता है, हमारे लीवर में ऑर्निथिन साइकिल या फिर यूरिया साइकिल के थ्रू क्या बनता है, यूरिया बनता है। और यही यूरिया जो होता है वो किडनियों में क्या होता है, किडनियों में फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो आप लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारे ब्लड को प्योर करने का काम किसका होता है, ब्लड को प्योर करने का काम किडनी का होता है। बट इन मेटाबॉलिक वेस्ट को बनाने का काम किसका है, ये जो यूरिया है इसको बनाने का काम कौन करता है, तो यूरिया को बनाने का काम करता है लीवर। यूरिया कहाँ फॉर्म होती है, यूरिया फॉर्म होती है लीवर में। लेकिन ब्लड को फिल्टर करने का काम किसका होता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है किडनियों का। चलिए बात करते हैं किडनियों की, कि किडनी जो होती है वो कहाँ पर सिचुएटेड होती है। जो ह्यूमन होते हैं उनमें जो है पेयर, मतलब किडनी का एक पेयर होता है, एक किडनी लेफ्ट, एक किडनी राइट साइड में और एक किडनी जो है वो लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होती है। तो क्या क्या है, वन पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, जो हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें किडनी हो गई, एक पेयर किडनी, एक पेयर यूरेटर्स यानी कि जो कि यूरिन को कैरी करते हैं, और इसके अलावा जो है यूरिनरी ब्लैडर जहां पर यूरिन जो होता है वो इकट्ठा होता है, और यूरेथ्रा जिसके थ्रू जो होता है यूरिन पास आउट होता है। तो हम लोगों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें मेन 4 चीजें आ गई, एक तो पेयर, एक पेयर किडनी का, दूसरा जो है एक पेयर यूरेटर्स का, एक जो है यूरिनरी ब्लैडर, और इसके अलावा जो है एक यूरेथ्रा जो है जो कि यूरिन को पास आउट करने का काम करता है। ये सारे जो है मिलकर के क्या बनाते हैं, ये सारे मिलकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं ह्यूमन का। अब बात करते हैं कि ये किडनी होती कहाँ पर है। तो किडनी जो होती है वो लास्ट थोरैसिक, यानी कि हम लोगों की जो वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम में जो थोरैसिक बोन होती है, ठीक है, 7 सर्वाइकल होती है, इसके अलावा जो है 12 थोरैसिक बोन्स होती हैं। तो इन जो थोरैसिक बोन है सबसे लास्ट थोरैसिक बोन से स्टार्ट होती है किडनियां, और पीछे के साइड में एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, किडनी आर लोकेटेड इन एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के ही दोनों साइड में जो है ये प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो इधर साइड वाली किडनी होती है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है, और इधर साइड की किडनी जो होती है वो क्या है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। यानी कि राइट साइड की किडनी इधर की तरफ है, राइट साइड की किडनी जो है नीचे की तरफ है, और लेफ्ट साइड की जो किडनी है वो थोड़ा सा क्या है, ऊपर की तरफ है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इधर ही साइड में क्या प्रेजेंट होता है, इधर ही साइड में लीवर प्रेजेंट होता है। इस लीवर की वजह से जो इधर साइड की किडनी होती है वो क्या होती है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है। तो हम लोगों को पता चल गया कि किडनियां कहाँ पर सिचुएटेड होती हैं। अब इसके बाद में जो है हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है कि किडनी जो होती है वो उसके एनाटॉमी क्या है, किडनी का स्ट्रक्चर क्या है। तब तक आप लोग डायग्राम देखिए। बात करते हैं हम किडनियों की एनाटॉमी की, कि किडनी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो किडनी जो होती है इस तरह से दिखाई पड़ती है। ये हो गई किडनियां, पेयर किडनी होगी, ये यूरेटर्स हो गया, ये ब्लैडर है, और इसके अलावा जो है इसके साथ में यूरेथ्रा जो है वो कनेक्टेड है। अब हम बात करते हैं इधर, ये जो है ये किडनी की एनाटॉमी है। किडनी को मतलब अगर हम ऐसे लेंथ में काट देंगे, सीधे सीधे ऐसे काट देंगे, तो इसका जो सेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट हैं इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो जो किडनी है उसमें जो होते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि ये ब्लड को छानने का काम करता है। तो यहाँ पर जो होता है एक रीनल आर्टरी जाती है। किडनी में क्या जाती है, किडनी में जो है जाती है एक रीनल आर्टरी। क्या जाएगी यहाँ पर, यहाँ से इंटर करती है ब्लड। रीनल आर्टरी के थ्रू किडनियों में क्या इंटर करता है, ब्लड इंटर करता है। अब जहां से ब्लड इंटर करेगा वहां से जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड बाहर आएगा। तो रीनल आर्टरी अंदर की तरफ गई ब्लड को लेकर के, और उधर के ही उसके जस्ट नीचे से क्या निकलती है, एक रीनल वेन निकलती है। ये है रीनल वेन, जो कि क्या करती है, किडनी में ब्लड की सप्लाई करने के बाद में क्या करती है, रीनल वेन जो होती है उस ब्लड को बाहर लेकर के आती है। अब किडनी में ब्लड के छनने के बाद में
ब्लड के छलने के बाद में जो यूरिन बनता है वो यूरिन जो होता है वो यूरेटर के थ्रू जो होता है यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। तो ये तीनों ही स्ट्रक्चर जो होते हैं ये एक पोर्शन होता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हीलियम। जिसको क्या बोलते हैं, हीलियम बोलते हैं। इस हीलियम से जो है तीनों ही स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। रीनल आर्टरी एंटर करती है, रीनल वेन बाहर आती है और इसके अलावा यूरेटर जो होता है वो यूरिन को लेकर के जाता है। तो ये तीनों ही जहाँ पर जुड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उस जंक्शन को बोलते हैं हीलियम। हीलियम जंक्शन पे ये तीनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो किडनियां होती हैं, किडनी के ऊपर जो होती हैं उसकी एक किडनी की साइज क्या है, एक किडनी की जो साइज है वो होती है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर। एक किडनी कितनी लंबी होती है, ये होती है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। और इसके अलावा जो है 5 से 7 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। और इसके अलावा जो है 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर तक क्या होती है, थिक होती है। यानी कि किडनियों की मोटाई कितनी होती है, जो किडनी की मोटाई होती है वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। 2 से 3 सेंटीमीटर जो है किडनी की मोटाई होती है। यानी कि ये कितना है, ये लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई कितनी है, 5 से 7 सेंटीमीटर है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, इसकी लेंथ जो होती है वो 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर तक होती है। ये बीन के शेप की होती है। और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन या फिर चॉकलेटी कलर का जो किडनी होती है उसका कलर होता है। ये कलर किसकी वजह से है, ये कलर जो होता है किडनी के ऊपर एक लेयर होती है, किडनी के ऊपर एक फाइब्रस लेयर होती है। उस लेयर को क्या बोलते हैं, उस लेयर को बोलते हैं रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं उसको, रीनल कैप्सूल। जैसे हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियम की लेयर होती है, ऐसे ही किडनी के ऊपर किसकी लेयर होती है, रीनल कैप्सूल से ढकी हुई होती है। किडनी किससे ढकी होती है, रीनल कैप्सूल से ढकी हुई होती है। कैप्सूल के जस्ट नीचे का पार्ट क्या कहलाता है, कैप्सूल के जस्ट नीचे का ये जो पार्ट है, ये जो हल्की कलर में दिखाई पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो ये जो पार्ट है बाहर का इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के अंदर का जो पार्ट जो कि डार्क कलर से दिखाई पड़ता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेडुला। ठीक है, सबसे बाहर का पोर्शन क्या होगा गाइस, सबसे बाहर का पोर्शन होगा कॉर्टेक्स। और उसके बाद जो है अंदर का पोर्शन क्या होगा, अंदर का पोर्शन होता है मेडुला। इस मेडुला के अंदर आप लोगों को कई सारे पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। ये कई सारे जो पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं यही वास्तव में फंक्शन करते हैं, यूरिन क्या करते हैं, ब्लड को छानने का काम इसके अंदर मिलने वाले नेफ्रॉन्स करते हैं। तो रीनल पिरामिड किसका बना होता है, रीनल पिरामिड में कई सारे क्या होते हैं, रीनल पिरामिड में कई सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। तो ये जो पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं रीनल पिरामिड। अब इसके बाद बात करते हैं, जब ये छन जाता है, जब ब्लड छनता है तो छनने के बाद बनता है यूरिन। और यूरिन बनने के बाद में वो कहाँ पे कलेक्ट होता है, वो नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट से इकट्ठा होता है। और किसमें आता है, ये कई सारे कलेक्टिंग डक्ट जो होते हैं वो किसमें आके जुड़ते हैं, माइनर कैलिक्स में। कई सारे कलेक्टिंग डक्ट आकर के माइनर कैलिक्स में जुड़ते हैं। और कई सारे माइनर कैलिक्स जुड़ करके क्या बनाते हैं, मेजर कैलिक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर मिलने वाला स्ट्रक्चर होगा मेजर कैलिक्स। और यहाँ पर मिलने वाला जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ से जो स्टार्टिंग है ये माइनर कैलिक्स है। और नीचे वाले जो है वो क्या है, ये सभी जो है मेजर कैलिक्स हैं। ठीक है, तो ये जो है अब कई सारे मेजर कैलिक्स मिलकर के क्या बनाते हैं, कई सारे मेजर कैलिक्स मिलकर के बना लेते हैं यूरेटर। अब यूरेटर में यूरिन इकट्ठा हो गया और जाकर के वो यूरेटर के थ्रू यूरिन जो होता है वो इकट्ठा होता रहता है इसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लैडर के अंदर क्या होता है, ब्लैडर के अंदर यूरिन तब तक इकट्ठा होता रहता है जब तक ये पूरी तरीके से स्ट्रेच नहीं हो जाता, जब तक कि इसकी जो कैपेसिटी है वो उतना जो है यूरिन इसमें भर नहीं जाता। इसमें जो है डेड्यूसर मसल मिलती है जिनमें जब खिंचाव आता है तो उसी टाइम पर ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर, यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, वो जो होता है यूरेटर की जो ओपनिंग है यहाँ पर है और उसके बाद यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा में क्या होते हैं, यूरेथ्रल स्फिंक्टर होते हैं
जब ये पूरी तरीके से भर जाता है तो डेट्रूसर मसल में खिंचाव होता है और वो सिग्नल देती हैं। सिग्नल देने के बाद माइंड में पहुंचता है और फिर क्या होता है, यूरिनेशन हो पाता है क्योंकि यहाँ का जो स्फिंक्टर होता है वो ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने किडनी की एनाटॉमी को समझा, किडनी की साइज क्या है और किडनी में कौन कौन सी चीजें जो है मिलती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किडनी की एनाटॉमी के बाद में ये जो किडनी है, इस किडनी में जो इसका मेन फंक्शन करने का काम कौन कर रहा है। किडनी का मेन फंक्शन जो होता है वो नेफ्रॉन्स की वजह से होता है। किडनी में कई सारे नेफ्रॉन्स मिलते हैं, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स मिलते हैं। ये व्हाइट कलर से एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि एक नेफ्रॉन इस तरीके से जो है किडनी के अंदर सिचुएटेड रहता है और इसका काफी सारा पोर्शन मेडुला के रीजन में रहता है। कुछ पोर्शन जो है वो कहाँ पे होता है, कुछ पोर्शन इसके कॉर्टेक्स में होता है। हम लोग नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को काफी डिटेल में जो है अब इसके बाद में समझेंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एक किडनी में जो है लगभग कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, एक किडनी में जो है लगभग मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। तो दो किडनियों में कितने हो जाएंगे, दो किडनियों में लगभग जो है 2 मिलियन नेफ्रॉन्स जो है लगभग मिलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो किडनी पेयर्ड है, अब अगर एक किडनी को रिमूव कर दिया जाए, एक किडनी को निकाल दिया जाए तो क्या दूसरी किडनी से जो है काम चल पाएगा। तो ऐसा होता है कुछ केसेस में, जब किडनी डैमेज हो जाती है तो व्यक्ति जो है उसकी एक ही किडनी अगर सही तरीके से काम कर रही तो भी वो व्यक्ति कैसा रहता है, जिंदा रहता है। तो अब जो लोग आईफोन लेना चाहते हैं, अगर वो अपनी दोनों किडनियों को बेच करके आईफोन लेना चाहते हैं तो टेक्निकली ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि किडनियों का होना काफी जरूरी है। चलिए हम बात करते हैं अब एनाटॉमी ऑफ किडनी के बाद में। एनाटॉमी ऑफ किडनी के बाद में हम बात करते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की, कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है, काफी डिटेल्ड है। हम स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन के बारे में। जब नेफ्रॉन जो होता है वो मेन फंक्शनल यूनिट है किडनी का। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो होता है नेफ्रॉन, और एक किडनी में लगभग 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स मिलते हैं। यानी कि कितने हो गए, 1.2 का मतलब 12 लाख जो है लगभग नेफ्रॉन्स मिलते हैं। तो ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर मिलियन ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन ही स्ट्रक्चरल यूनिट है। आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार आता है कि किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है, तो किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन होता है, वो होता है नेफ्रॉन। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर जो है किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसका इतना सा पोर्शन उसको जूम करके दिखाया गया है। तो किडनी का जो इतना पोर्शन है, यहाँ से एक अरेटरी जा रही है और रेड कलर की एक अरेटरी है, ब्लू कलर से वेन को दिखाया गया है। अब यहाँ पर दिखाया गया है, इतने पोर्शन को जूम करके केवल यहाँ पर दिखाया गया है कि एक रीनल पिरामिड है। ये क्या है, एक रीनल पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है, और उस पिरामिड के अंदर क्या सिचुएटेड है, उस पिरामिड के अंदर एक येलो कलर से जो नेफ्रॉन दिखाई पड़ रहा है वो सिचुएटेड है, और इसके चारों तरफ कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट है। अब इतने ही पोर्शन को और जूम करके जब देखा जाए तो एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमको क्लियरली समझ में आता है कि एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर्टरी से। जो आर्टरी कहाँ पे ब्लड लेके जाती है, रीनल आर्टरी, जो कि ब्लड लेकर के जाती है किडनियों में। तो क्या होगा, ये आर्टरी कई सारी आर्टरियोल में डिवाइड हो जाएगी। किसमें डिवाइड होगी, कई सारी आर्टरियोल में डिवाइड हो जाएगी। अब ये आर्टरी जो है आर्टरियोल में डिवाइड हुई है, तो यहाँ से एक आर्टरियोल से स्टार्ट करते हैं। एक आर्टरियोल जो कि इन नेफ्रॉन्स में ब्लड को लेकर के जाएगी, जिनका काम क्या है, इन नेफ्रॉन्स का काम ब्लड को फिल्टर करना है। तो एफरेंट आर्टरियोल आप लोगों को याद रखना है, ए से होता है स्टार्टिंग, किसी भी चीज की स्टार्टिंग ए से होती है। एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू क्या होता है, ब्लड जाता है किसमें, ब्लड जाता है नेफ्रॉन्स में। किसमें जाएगा, नेफ्रॉन्स में। नेफ्रॉन्स के कहाँ पे जाएगा, नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में जाएगा। और जो नेफ्रॉन का मेन स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो कप लाइक, एक जो कप के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, हम लोग अभी आगे एक इमेज में और डिटेल में देखेंगे। तो ये जो बुमेन कैप्सूल के अंदर है, इसके अंदर क्या है, ये जो एफरेंट आर्टरियोल है वो जाकर के कैपिलरीज के रूप में, गुच्छे के रूप में बढ़ चुका है।
अब इस गुच्छे को क्या बोलते हैं? एफरेंट एट्रियोल, जो कि कैपिलरीज में बटा है, उस गुच्छे को क्या बोलते हैं? उस गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो फर्स्ट नंबर पे एफरेंट एट्रियोल, सेकंड नंबर पे आता है ग्लोमेरुलस और थर्ड नंबर पे आती है एफरेंट एट्रियोल। अब इनके बीच में क्या क्या कनेक्शन है देखिएगा आप लोग। एफरेंट एट्रियोल जो होती है वो मोटी होती है, इसका ये कैसी होती है? ये थिक होती है, ये मोटी होती है। तो एफरेंट एट्रियोल ब्लड को लेकर के जाएगा, वो कैपिलरीज में डिवाइड हुआ, कैपिलरीज के गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस के बाद में क्या आती है? ग्लोमेरुलस फिर बाद में वो कैपिलरीज इकट्ठा हो जाती हैं और इकट्ठा होकर के बनाती हैं एफरेंट एट्रियोल। क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं एफरेंट एट्रियोल। तो जो एट्रियोल थी डिवाइड होके कैपिलरी का गुच्छा ग्लोमेरुलस, फिर वापस से वो एफरेंट एट्रियोल में क्या हो गई? वापस से जुड़ करके उन्होंने बना लिया एफरेंट एट्रियोल। अब इसकी हम साइज की बात करें, इसका जो व्यास होता है एफरेंट एट्रियोल का ये ज्यादा होता है और एफरेंट एट्रियोल का क्या होता है? कम होता है। इसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे आप लोगों ने पाइप देखी होगी, एक पाइप जिसका व्यास काफी ज्यादा है और उसके साथ में एक पतले व्यास की कोई पाइप कनेक्ट कर दी जाती है, तो क्या होता है? तो पतली पाइप में प्रेशर जो होता है वो पानी का क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो इसी प्रेशर, ऐसा ही यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप होगा जिसके वजह से ही ये ब्लड जो होगा वो छन पाता है ग्लोमेरुलस में। तो यहाँ पे जो एफरेंट एट्रियोल होती हैं, अभी एफरेंट एट्रियोल किस में डिवाइड होंगी? ये एफरेंट एट्रियोल जो होती हैं वो डिवाइड हो जाती है, जो ब्लू कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है, कई सारी जो है इसमें कई सारी जो है कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। अब ये कैपिलरीज आपस में इकट्ठा होती हैं, क्या बनाती हैं? कैपिलरीज आपस में इकट्ठा होती हैं, जिनको कि क्या बोलते हैं? जिनको बोलते हैं, मतलब ये जाल बिछा होता है इन कैपिलरीज का, उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। और कई सारी कैपिलरीज इकट्ठा होकर बनाती हैं वेन्यूल, और वेन्यूल फिर आपस में इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं वेन। तो एक तरफ से आर्टरी जाती है और दूसरी तरफ से क्या होता है? कैपिलरीज का नेटवर्क। कैपिलरीज के नेटवर्क के बाद में जो होता है वो सब वेन के रूप में इकट्ठा होकर के क्या होती है? वो जुड़ करके वेन के रूप में बाहर ब्लड को लेकर के आती हैं। अब देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है वुमेन कैप्सूल से। जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है आपको ऐसे ही, ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है किसका है? वो वुमेन कैप्सूल का है। वुमेन कैप्सूल के बाद में ये स्टार्टिंग में काफी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। इस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? पीसीटी। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे पीसीटी। और इसके बाद में पीसीटी के बाद में ये देखिए ये वापस नीचे आ रहा है, और नीचे आने के बाद में क्या बनाता है? लूप ऑफ हिनले बनाता है। तो लूप ऑफ हिनले का डिसेंडिंग लिम्ब, और ये ऊपर की तरफ जाने वाला पोर्शन क्या कहलाता है? ऊपर की तरफ जाने वाला पोर्शन कहलाता है, नीचे की तरफ जाने वाला डिसेंडिंग और ऊपर की तरफ आने वाला असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब वापस से फिर क्वाइल्ड हुआ है, वापस से ये फिर क्वाइल्ड होने के बाद में क्या बनाता है? वापस से ये फिर क्वाइल्ड होने के बाद में बनाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, यानी कि जो दूर वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो शॉर्ट में इसको हम लोगों ने बोल दिया डीसीटी। अब डीसीटी जो होता है वो जाके ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं सीडी। कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो होता है वो ओपन होता है। यानी कि एक नेफ्रॉन स्टार्ट हुआ वुमेन कैप्सूल से और एंड होता है कलेक्टिंग डक्ट पे। यहाँ पे आपको अगर याद रखना है कि किसका व्यास ज्यादा है, एक सबसे पहले आता है तो एफरेंट एट्रियोल का व्यास ज्यादा होता है, और एफरेंट एट्रियोल का व्यास जो होता है वो क्या होता है? एफरेंट एट्रियोल का व्यास जो होता है वो होता है कम। नेक्स्ट हम आते हैं, हम लोगों ने एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को काफी डिटेल में पढ़ा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं कि कैसे जो होता है एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन किस तरह से पॉसिबल हो पाता है। तो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन की बात करते हैं, कैसे एक्सक्रीशन होगा। सबसे पहले हम देखते हैं रीनल आर्टरी जो कि ब्लड को लेकर के जाती हैं, और उसके अंदर क्या है? उसके अंदर जो है वेस्ट सब्सटेंस है। आप लोग समझ लीजिए कि ये वेस्ट सब्सटेंस बने कहाँ थे? ये वेस्ट सब्सटेंस बनते हैं किसमें? वेस्ट सब्सटेंस जो होते हैं जैसे कि प्रोटीन के डाइजेशन पर जो अमोनिया बना था, और इसके अलावा ग्लूकोज के डाइजेशन पर जो CO2 बना था, काफ़ी सारे विटामिन, काफ़ी सारे जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं, ये सभी डिग्रेडेट की जाती हैं कहाँ पर? लीवर में। और लीवर में ही क्या लीवर में ही कौन सा साइकिल चलता है? लीवर में यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया
बनता है। अब वो जाता है, वो फिर पहुंच जाता है हार्ट के पास में। हार्ट से जो आर्टरीज आती हैं वो लेकर के आती हैं कैसा ब्लड, वो ऐसा ब्लड लेकर के आती हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, जिसमें कि वेस्ट सब्सटेंस जो है प्रेजेंट होते हैं। तो रीनल आर्टरी जो होती है ऐसे ब्लड को लेकर के आती है जिसमें क्या प्रेजेंट है, जिसमें कि यूरिया जो है प्रेजेंट है। वेस्ट सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट है, ब्लड के साथ में यूरिया प्रेजेंट है। तो किडनियों तक ये यूरिया पहुंचा, ब्लड के साथ में ये यूरिया भी पहुंचा। अब किडनियों का काम क्या है, किडनी फिल्टर ब्लड, किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो यूरिया को छान करके बाहर कर लेते हैं। बाकी जो सब्सटेंस होते हैं जैसे कि ग्लूकोज और इसके अलावा जो है कुछ साल्ट्स, इनको वापस से क्या कर देते हैं, वापस से उस ब्लड के प्लाज्मा को दे देते हैं। फिर क्या होता है, यूरिन प्रोड्यूस्ड इन किडनीज passes through the ureters। अब क्या होता है, इन किडनियों के अंदर ब्लड के छलने के बाद में जो कि यूरिन बना हुआ है वो कहाँ जाता है, यूरेटर्स में जाता है। यूरेटर में जाने के बाद में यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लडर में क्या होता है, स्टोर होता है। और तब तक स्टोर होता है जब तक कि वो पूरी तरीके से स्ट्रेच नहीं हो जाता। और जब स्ट्रेच हो जाता है तो यूरेथ्रा की ओपनिंग के थ्रू क्या होता है, उसको जो है यूरिनेशन कर दिया जाता है, न्यूट्रिएशन उसका कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शन क्या है, तो किडनी का फंक्शन आप सभी लोग जानते हैं। किडनी का फंक्शन होता है रिमूव करना, किसको, ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट को जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि यूरिया जो कि बनता कहाँ पे है, जो कि प्रोड्यूस होता है लीवर में। तो हम लोगों ने जो है किडनी के फंक्शन को जाना। अब इसके बाद में हम लोगों को जो है किडनी का जो फंक्शन है, आखिर किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, इसको जो है डिटेल में जो है जानना।